हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीबीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 74वां संविधान संशोधन के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने आपको 74वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ाया था। अब उसका जो बचा हुआ पार्ट है ये आज हम पूरा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कि जो 74वां संविधान संशोधन होता है उसमें प्रावधान कौन कौन से थे ये आपको ध्यान रखना है। तो जो 74वां संविधान संशोधन होता है उसमें दो प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है अनिवार्य कार्यों से संबंधित प्रावधान और दूसरा होता है ऐच्छिक कार्यों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रावधान इसमें होते हैं फ्रेंड। तो देखिए, इसमें पहला अनिवार्य कार्यों से संबंधित प्रावधान। अब जो नगरीय निकाय होते हैं तो उनके लिए अनिवार्य कार्य कौन कौन से होंगे, तो इसमें देखिए पहला प्रावधान तो पहला प्रावधान है इसमें नगर पालिका का गठन करना। ठीक है, तो जितने भी राज्य होंगे तो सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कार्य है कि ये अपने राज्यों में एक नगर पालिका का गठन करेंगे। इसके बाद फिर इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इनका एक निश्चित कार्यकाल होगा 5 वर्ष। आ रहा समझ में? तो ये जो नगर पालिकाएं होगी, नगरीय निकाय होंगे, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये निश्चित होगा, इससे कम नहीं होगा। इसके बाद फिर विघटन होने पर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने की बाध्यता होगी। यदि किसी कारण से नगरीय निकाय का विघटन किया जाता है या भंग किया जा सकता है तो ऐसी परिस्थिति में 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराना जरूरी होगा। इसके बाद में फिर नगरीय निकाय का जो चुनाव लड़ा जाएगा तो इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। जो भी व्यक्ति नगरीय निकाय का चुनाव लड़ना चाहता है, अर्थात जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत, इसका चुनाव यदि कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है तो इसके लिए उसे कम से कम 21 वर्ष का होना जरूरी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण निश्चित किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा इनको, अनुसूचित जाति को तथा अनुसूचित जनजातियों को। इसके बाद फिर अगला आता है महिलाओं को नगर पालिकाओं के स्थान में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसमें नगर पालिकाओं में या नगरीय निकायों में महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं को कितना आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था भी 74वें संविधान संशोधन में की गई है। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और यह वित्त आयोग केंद्र के वित्त आयोग को सिफारिशें करेगा और केंद्र का फिर वित्त आयोग केंद्र सरकार को इन्हें अनुदान देने की सिफारिश करता है। इसके बाद फिर इन नगरीय निकायों को अनुदान की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि वार्ड समितियों में नगर पालिका के स्थानीय निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने तथा उन्हें अध्यक्ष सौंपने की या अध्यक्षता सौंपने की शक्ति भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये सब अनिवार्य कार्य हैं जो हमारे नगरीय निकाय होते हैं उनके। उसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो जितने भी नगरीय निकाय होंगे तो इन नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य में विधानमंडल एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जरूर करेगा, ये बाध्यता है। इसके बाद फिर अगला आता है नगर पालिकाओं के लेखे रखना तथा उनकी संपरीक्षा करना या उनका परीक्षण करना। इसके बाद फिर अगला आता है कि जिला योजना समिति में 4/5 स्थान ऐसे व्यक्तियों को देना जो जिला पंचायत तथा नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर महानगर योजना समिति का गठन करना तथा उसमें कम से कम 2/3 स्थान ऐसे व्यक्तियों को देना जो नगर पालिका तथा पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये थे इसके अनिवार्य प्रावधान 74वें संविधान संशोधन के, जो आपको याद रखना है। तो आपसे यहाँ पर 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नगरीय निकाय होते हैं उनके अनिवार्य कार्य कौन कौन से होते हैं, या जो 74वां संविधान संशोधन होता है तो 74वां संविधान संशोधन के अनिवार्य प्रावधान कौन से हैं, ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए 74वें संविधान संशोधन के ऐच्छिक कार्य। तो ऐच्छिक कार्य से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला पॉइंट देखिए
कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण से अधिक तय करने की शक्ति। मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि जितने भी हमारे भारत में नगरीय निकाय होंगे, जितने भी भारत में राज्य हैं, तो इन राज्यों के विधानमंडल के द्वारा 1/3 आरक्षण महिलाओं को तो देना जरूरी है। इसके बाद यदि किसी राज्य की सरकार वहां पर महिलाओं को 1/3 से ज़्यादा आरक्षण देना चाहती है तो दे सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और यह 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐच्छिक कार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है नगर पालिकाओं के पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के आरक्षण की रीति तय करने की शक्ति। तो यह भी ऐच्छिक प्रावधान है। इसके बाद फिर अगला आता है कि विधायकों, सांसदों तथा नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नगर पालिकाओं की सदस्यता देने अथवा न देने की शक्ति। यह भी ऐच्छिक प्रावधान है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें 12वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों में से किन्हीं कार्यों को सौंपने अथवा न देने की शक्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने अथवा न देने की बाध्यता। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला प्रावधान आता है इसमें, देखिए कि नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण अर्थात नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए करारोपण अर्थात कर लगाने की शक्ति देने अथवा न देने की शक्ति। यह भी ऐच्छिक प्रावधान होता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि वार्ड समिति का गठन, उसकी संरचना तय करने की शक्ति, वार्ड समितियों के अलावा अन्य समितियों के गठन तथा उनकी संरचना तय करने की शक्ति। यह भी ऐच्छिक कार्य होगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि नगर पालिकाओं के लेखे व उनकी संपरीक्षा की रीति तय करना। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि जिला योजना समिति तथा महानगर योजना समिति की संरचना, उसका कार्य, उसके अध्यक्ष के चयन की रीति तय करने की शक्ति। ये सभी कार्य ऐच्छिक कार्य में आते हैं। ये सभी प्रावधान ऐच्छिक प्रावधान है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। ये सभी ऐच्छिक प्रावधान राज्य के विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला आता है जिला योजना समिति। तो इसको याद रखना फ्रेंड, जिला योजना समिति यह एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 नंबर में इसको पूछा जा सकता है। तो 3 नंबर में अगर पूछ रहा है कि जिला योजना समिति, तो आपको इसका अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, तो जिला योजना समिति तो संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ZG में जिला योजना ZD है, याद रखना ZD में जिला योजना समिति से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं? तो पहला प्रावधान देखिए इसमें कि प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक जिले में जिले के स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ZD में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस जिला योजना समिति का कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य है कि जिले की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के द्वारा की गई योजनाओं को समेकित मतलब इकट्ठा करना, समेकित कर पूर्ण या संपूर्ण जिले के लिए एक विकास मॉडल तैयार करना। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका पहला कार्य है जिला योजना समिति का। दूसरा कार्य होता है कि जिला योजना समिति विकास योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजती है। तो जो जिला योजना समिति होती है, यह जिला योजना समिति जिला के स्तर पर योजना तैयार करती है। तो योजना किससे संबंधित? तो विकास से संबंधित योजनाएं यह जिला योजना समिति तैयार करती है और इसके बाद फिर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजती है। ठीक है, इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें इस जिला योजना समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं। तो इसमें देखिए सदस्यों में जिला योजना समिति में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायतें और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर इनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के आधार पर होगा। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। इसमें जो 4/5 सदस्य होंगे तो ये किस आधार पर होंगे, तो इनका अनुपात जिले में जो नगर और ग्राम की जनसंख्या होगी उसके आधार पर होंगे ये। इसके बाद फिर राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल क्या है यह बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इसे आपको कई बार बता चुका हूं पिछली क्लास में, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर जिला योजना समिति की संरचना, कार्य सौंपने, सदस्य एवं अध्यक्ष चुने जाने की आदि की व्यवस्था करता है। कौन, राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल मतलब राज्य की विधायिका, और इस राज्य की विधायिका में हमारे राज्यपाल आते हैं, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों को मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है वहाँ पर राज्यपाल और राज्य की विधानसभा इनको मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है तो यहाँ पर विधानमंडल किसको मिलाकर कहा जाएगा, तो यहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, इसके बाद विधानसभा भी है और राज्यपाल भी है, तो उत्तर प्रदेश में इन तीनों को मिलाकर विधानमंडल कहते हैं। तो यह विधानमंडल एक विधि बनाता है और विधि बनाकर जो जिला योजना समिति होती है उसकी संरचना तय करते हैं, उसको कार्य सौंपते हैं। इसके बाद उसके सदस्य और अध्यक्ष को भी चुनने की व्यवस्था करता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है इसमें महानगर योजना समिति। तो महानगर योजना समिति, इसमें आपको ध्यान रखना है कि महानगर योजना समिति का प्रावधान कहाँ पर है संविधान में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ZE में महानगर योजना समिति का प्रावधान किया गया है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया गया है और इसके कार्य क्या है तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके कार्य में तो पहला इसका कार्य हो जाता है कि जो संपूर्ण महानगर होता है तो संपूर्ण महानगर के लिए एक विकास योजना का मॉडल तैयार करना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है महानगर योजना समिति का। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका कि जो महानगर है उसका विकास कैसे हो, तो इसके विकास के लिए योजना तय करना और उसका मॉडल तैयार करना है, ये इसका प्रमुख कार्य होता है फ्रेंड। अब जो महानगर योजना समिति होती है तो इसमें सदस्य कौन होते हैं, तो देखिए इसमें सदस्य, तो महानगर योजना समिति में कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं के सदस्यों, और जो नगर पालिका क्षेत्र होता है तो नगर पालिका क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा अपने में से ही निर्वाचित किए जाएंगे। इसके बाद फिर इनमें स्थानों का विभाजन उस क्षेत्र की नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। ये इनके सदस्य होते हैं महानगर योजना समिति का, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला इसमें आता है कि राज्य विधानमंडल, इस समिति की संरचना, ठीक है, सदस्यों के निर्वाचन की विधि, केंद्र तथा राज्य का इन समितियों में प्रतिनिधित्व और महानगरीय क्षेत्रों के लिए योजनाएं तथा कार्य के संबंध में विधान बना सकती है। ये राज्य विधानमंडल को शक्तियां प्राप्त है इस महानगर योजना समिति से संबंधित, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। आ रहा समझ में। इसके बाद अब देखिए नगरीय निकायों के प्रकार, ठीक है। इससे पहले हमने जो बताया आपको, जैसे जिला योजना समिति थी, महानगर योजना समिति है, तो ये 5-5 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में पूछा जा सकते हैं और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए नगरीय निकायों के प्रकार। अब नगरीय निकायों के प्रकार में देखिए तो हमारे भारत में कितने प्रकार के नगरीय निकाय होते हैं, तो भारत में 8 प्रकार के नगरीय निकाय होते हैं। तो ये 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है नगर निगम फ्रेंड, जो कि सबसे बड़ा नगरीय निकाय होता है। इसके बाद फिर उससे छोटा आता है नगर पालिका, फिर उसके बाद में नगर परिषद, इसके बाद फिर अधिसूचित क्षेत्र समिति, फिर इसके बाद में छावनी बोर्ड, फिर टाउनशिप या इसको हम नगरीय क्षेत्र कहते हैं, फिर इसके बाद में बंदरगाह न्यास या इसको पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, फिर इसके बाद में विशेष उद्देश्य एजेंसी। तो इतने प्रकार से ये 8 प्रकार होते हैं हमारे भारत में स्थानीय नगरीय निकायों के, जो आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में 8 प्रकार के नगरीय निकायों के नाम बताइए, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगरीय निकायों के नाम लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे नाम लिख देना है,
ठीक है फ्रेंड। अब इसमें देखिए सबसे पहले नगर निगम को, तो नगर निगम इन नगरीय निकायों में एक सबसे बड़ी संस्था है, ऐसे ही सबसे बड़ी इकाई होती है, शीर्ष संस्था होती है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ग्रामीण शहरी संबंध समिति के अनुसार नगर निगम ऐसे संस्थानों पर बनाए जाते हैं या ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए। तो जो नगर निगम होता है, तो नगर निगम इस स्थानीय निकाय की या फिर जो स्थानीय शहरी निकाय है, नगरीय निकाय है, इसकी शीर्षस्थ संस्था होती है, सबसे बड़ी संस्था होती है। और यह ग्रामीण शहरी संबंध समिति के अनुसार नगर निगम ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए। तो कहाँ पर बनाए जाने चाहिए, तो इसके लिए कुछ प्रावधान है। तो पहला प्रावधान इसमें यह होता है कि नगर निगम 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थापित किए जाएंगे। नगर निगमों की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो नगर निगम की स्थापना उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है। ऐसे शहरी क्षेत्रों में नगर निगम को स्थापित किया जाता है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि नगर निगम परिषद, इसका भी कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं नगर निगम के। तो नगर निगम का वर्णन देखिए, तो पहला इसमें आता है नगर निगम परिषद, ठीक है। अब नगर निगम परिषद ये क्या होती है, तो यह परिषद नगर निगम की एक शक्तिशाली संस्था होती है और एक प्रकार से यह नगर निगम की विधानसभा होती है। ये अपने नगर निगम क्षेत्र से संबंधित नियम बनाती है, इसलिए इसको नगर निगम की विधानसभा भी कहते हैं। और इस नगर निगम परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो नगर निगम परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 40 से 70 के बीच होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ होता है कि जो नगर निगम परिषद होती है इसमें 40 से लेकर 70 सदस्य होते हैं जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। इसके बाद फिर जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो सरकार मतलब हमारी विधानमंडल, तो विधानमंडल के द्वारा इनके सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद में इनके सदस्यों का निर्वाचन नगर को विभिन्न वार्ड में बांटकर किया जाता है और इसमें वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है। आ रहा समझ में, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा ये सदस्य चुने जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। मतलब इसमें वार्ड संख्या कितनी होती है, तो 40 से 70 इसमें वार्ड होते हैं और ये सभी सदस्य या ये सभी पार्षद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और इस नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है, तो नगर निगम का चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे इसमें सदस्य, तो सदस्य इसमें और कौन कौन हो सकते हैं, तो सदस्य देखिए इसमें कि निर्वाचित सदस्यों के अलावा क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा मनोनीत 6 विशेषज्ञ व्यक्ति ये परिषद के सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जो नगर निगम परिषद होती है, तो नगर निगम परिषद में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके अलावा लोकसभा का सदस्य इसमें होते हैं और विधानसभा के सदस्य होते हैं और 6 मनोनीत विशेषज्ञ होते हैं जो इस नगर निगम परिषद के सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर इसमें आरक्षण। अब आरक्षण, तो परिषद में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 1/3 या 1/3 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं और सभी वर्गों से चुनकर आए सदस्यों के 1/3 स्थान, 1/3 या 1/3 स्थान जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी इसमें शामिल होती है, स्त्रियों के लिए आरक्षित होते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो जो 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया फ्रेंड। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है इसका कार्यकाल कितना होगा और इसका निर्वाचन कैसे होता है। तो इस परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह आपको ध्यान रखना है और कार्यकाल समाप्ति के पूर्व इसका निर्वाचन आवश्यक होता है फ्रेंड। किसी भी दशा में 6 माह से अधिक समय तक या 6 माह से अधिक अवधि के लिए इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में, अगर किसी कारण से इसका विघटन हो जाता है या इस परिषद को भंग किया जाता है
तो 6 महीने के अंदर इसका चुनाव कराना आवश्यक होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें महापौर। अब महापौर ये कौन होता है? इसको हम मेयर भी कहते हैं। तो मेयर या महापौर यह नगर निगम परिषद का अध्यक्ष होता है। आ रहा समझ में? तो नगर निगम परिषद का अध्यक्ष यह महापौर कहलाता है और यह नगर का प्रधान नागरिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। जैसे जिला पंचायत में जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच प्रमुख होता है, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमुख होता है, ऐसे ही जो नगर निगम होता है तो नगर निगम में महापौर प्रमुख होता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और महापौर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके बाद उस पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को समुचित या उचित आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद महापौर की सहायता के लिए एक इसमें उप महापौर भी होता है, जिसे इंग्लिश में डिप्टी मेयर के नाम से जाना जाता है। महापौर ये निगम की सभाओं की अध्यक्षता करता है। नगर निगम की जो सभाएं होती हैं उन सभाओं का अध्यक्ष होता है महापौर। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें नगर निगम कमिश्नर या नगर निगम आयुक्त। ठीक है, तो नगर निगम आयुक्त नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सदस्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यह भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी होता है, तो ध्यान रखना है आपको। और यह नगर निगम द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात नगर निगम के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को लागू करने का काम यह नगर निगम कमिश्नर करता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर निगम का बजट तैयार करना। ठीक है, और तैयार करने के बाद परिषद के समक्ष पेश भी आयुक्त ही करता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आता है इसमें समितियाँ। अब जो नगर निगम की समितियाँ होती है तो नगर निगम की समितियाँ ये 2 प्रकार की होती हैं। तो देखिए इसमें, तो नगर निगम को उचित रूप से संपन्न करने के लिए ये जो नगर निगम के कार्य होते हैं उनको उचित रूप से उचित ढंग से संपन्न करने के लिए परिषद के द्वारा 2 समितियों का गठन किया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की समिति कौन कौन सी होती है? तो पहली समिति होती है स्थायी समिति और दूसरी होती है विभागीय समितियां या उप समितियां। ये 2 प्रकार की समितियों का गठन हमारे नगर निगम के द्वारा किया जाता है। अब इसमें पहली समिति देखिए स्थायी समिति, तो यह नगर निगम परिषद के कार्यों को आसान बनाने के लिए गठित की जाती है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में स्थायी समिति के स्थान पर मेयर इन काउंसिल का गठन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। जो मेयर इन काउंसिल होती है तो इसमें कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 11 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष अर्थात महापौर और 10 इसमें सदस्य होते हैं। तो ऐसे मिलाकर कुल इसमें 11 होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका पदेन अध्यक्ष महापौर होता है। इसके सदस्यों का चुनाव परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता है और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है विभागीय समितियां या उप समितियां। अब इसमें कौन होता है? तो देखिए इसमें कि लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य, छात्रावास व शिक्षा, जल प्रदाय, कानून एवं सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क जैसे निकायों के लिए 10 उप समितियों का गठन किया जाता है। सारा समझ में? और प्रत्येक उप समिति में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो प्रत्येक उप समिति में 7 सदस्य होते हैं। और इनका अध्यक्ष कौन होगा? तो इनका अध्यक्ष हमारा मेयर इन काउंसिल सदस्य होता है। आ रहा समझ में? जो मेयर इन काउंसिल होती है उसका जो सदस्य होगा वह इन समितियों का अध्यक्ष होता है। और इसका कार्यकाल कितना होगा? तो इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था।
तो नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि नगर निगम को आय प्राप्त कैसे होती है। तो इसमें देखिए कि नगर निगम को अपना कार्य ठीक ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो कौन कौन से कर होते हैं जो नगर निगम वसूलता है, जैसे संपत्ति कर, सफाई कर, जल प्रदाय कर, व्यवसाय कर, चुंगी कर, पशु एवं वाहन कर आदि गैर कर स्रोतों में भवनों से संबंधित फीस आदि ये वसूलता है नगर निगम, जिससे नगर निगम को आय प्राप्त होती है। इसके बाद फिर राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार नगर निगम को राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त किया जाता है, या इससे सहायता राशि प्राप्त होती है, इससे अनुदान प्राप्त होता है। तो नगर निगम को अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो राज्य की संचित निधि होती है उससे इसे अनुदान प्राप्त होता है, तथा कुछ राज्य सरकार तथा कुछ नगरीय निकाय को आवंटित किए जाते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे कर होते हैं जो राज्य सरकार तथा नगरीय निकाय को भी आवंटित किए जाते हैं, जिससे इन्हें आय प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है कि नगर निगम के कार्य। तो नगर निगम के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें कि नगर निगम के कर्तव्यों का विवरण अधिनियम की धारा 66 और 67 में किया गया है, और निगम 2 प्रकार के कार्य करता है। तो निगम 2 प्रकार के कार्य कौन सा करता है, तो पहला कार्य होता है अनिवार्य कार्य, दूसरा होता है ऐच्छिक कार्य। ठीक है, अब पहला कार्य देखिए नगर निगम का अनिवार्य कार्य। तो अनिवार्य कार्य के अंतर्गत नगर निगम कौन कौन से कार्य करता है, तो पहला देखिए इसमें सार्वजनिक प्रकाश का कार्य, मतलब जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उनकी व्यवस्था करता है। इसके बाद फिर स्वास्थ्य एवं सफाई की देखभाल करना, यह भी नगर निगम का कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि सार्वजनिक मार्गों का निर्माण करना, उनका रख रखाव करना, उनका नामांकन और उनका संख्याकरण का काम भी नगर निगम करता है। इसके बाद फिर अगला काम होता है अग्निशमन की व्यवस्था करना। इसके बाद फिर अगला आता है जल प्रदाय की व्यवस्था करना। इसके बाद फिर खतरनाक व्यापारों पर नियंत्रण करना, यह भी नगर निगम का कार्य होता है। इसके बाद फिर सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना एवं उनके देखभाल करना। अतिक्रमण पर नियंत्रण करना, यह भी नगर निगम का कार्य होता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला कार्य होता है नगर निगम का कि संक्रामक रोगों का निराकरण तथा उनका टीकाकरण और जन्म मृत्यु का पंजीयन। इसके बाद फिर अगला आता है मकान का नामांकन, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल तथा सार्वजनिक बाजार एवं सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करना, यह कार्य भी नगर निगम करता है। अब देखिए फ्रेंड इसमें ऐच्छिक कार्य, अभी जो हमने आपको कार्य बताए हैं ये अनिवार्य कार्य हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नगर निगम के अनिवार्य कार्य बताइए। तो अनिवार्य कार्य आपसे 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जो आपको इस प्रकार से लिखना है जो हमने आपको बताए हैं। इसके बाद फिर अगला आता है ऐच्छिक कार्य। ठीक है, 3 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है कि नगर निगम के कार्य बताइए। अगर 3 नंबर में पूछ रहा है कि नगर निगम के कार्य, तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, नगर निगम के 2 कार्य बताना है, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। ठीक है, अब 5-5 नंबर में ये दोनों पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर में अलग से अनिवार्य कार्य पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर में अलग से ऐच्छिक कार्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें नगर निगम के ऐच्छिक कार्य, तो पहला कार्य होता है कि आर्थिक तथा सामाजिक विकास की योजना बनाना। आ रहा समझ में? नगर निगम की इच्छा पर निर्भर है कि आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है वन तथा पर्यावरण का संरक्षण करना, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करना। इसके बाद फिर अगला आता है बगीचे, पुस्तकालय, मानसिक चिकित्सालय और अनाथालय आदि का निर्माण करना, ये भी इसके ऐच्छिक कार्य होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि साक्षरता विस्तार का प्रयास करना, मतलब साक्षरता को बढ़ावा देना। आ रहा समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी हमारा नगर निगम करता है। इसके बाद फिर अगला आता है स्विमिंग पूल का निर्माण करना, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष को लगाना। इसके बाद फिर सार्वजनिक
मनोरंजन की व्यवस्था करना, ये विभिन्न प्रकार के कार्य हमारा नगर निगम करता है जो इसके ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, जो आपको विशेष रूप से याद रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगला आता है नगर पालिका। अब नगर पालिका का गठन किस क्षेत्र में किया जाता है ये हम आपको अब पढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें तो नगर पालिकाओं का गठन ऐसे नगरों में किया जाता है जहां शहर रहने वाले लोगों को या शहर में रहने वाले लोगों के लिए जन सुविधाओं की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर में और आएगा, है ना, शहर में। ठीक है, तो नगर पालिकाओं का गठन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऐसे नगरों में इनका गठन किया जाता है जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें सुविधा देना जरूरी होता है, उन्हें उनकी व्यवस्था करना जरूरी होता है। ऐसे स्थानों में, ऐसे शहरों में ये नगर पालिका की स्थापना की जाती है, क्योंकि जनता को सुविधा प्रदान करने का कार्य तो सरकार ही कर सकती है। कोई भी निजी कंपनी या कोई भी निजी संगठन ये जनता को सुविधा नहीं दे सकते, इसलिए सरकार यहाँ पर नगर पालिका का गठन करती है। इसके बाद फिर ऐसे शहरों की समस्या इतनी गंभीर नहीं होती है कि उनके लिए नगर निगम का गठन करना पड़े। नगर पालिका जनता की सभा होती है जो नगर पालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नगर शासन के लिए नियमों, उपनियमों का निर्माण करती है। अब कितनी जनसंख्या पर नगर पालिका का गठन किया जाएगा? तो 50,000 से अधिक आबादी जहां पर होगी उस शहर में नगर पालिका का गठन किया जाता है। इसके बाद में इसमें वार्ड संख्या कितनी होगी फ्रेंड? तो वार्ड संख्या इसमें 15 से 40 होती है। मतलब इसमें पार्षद कितने होंगे? तो 15 से लेकर 40 पार्षद इसमें होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला आता है कि नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो नगर पालिका का निर्वाचन होता है तो नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि जिन लोगों की उम्र या जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है ऐसे लोगों को वयस्क कहा जाता है, और वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिका का चुनाव कराया जाता है। इसका चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग नगर पालिका का चुनाव संपन्न कराता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर चुनाव के लिए नगर या कस्बे को विभिन्न क्षेत्रों अथवा वार्ड में बांटा जाता है। अलग अलग वार्ड में इस शहर को बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रतिनिधि अर्थात यहाँ पर पार्षद होता है। ठीक है, और नगर पालिका परिषद में स्त्रियों और पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अर्थात इसमें इन्हें आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण की व्यवस्था इनके लिए की जाती है। जिस क्षेत्र में अनुसूचित स्थानीय शासन एवं जन भागीदारी होती है उस क्षेत्र को प्रायः इन जातियों तथा या जनजातियों के बहुमत के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद फिर इसमें जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी पदावधि कितनी होती है? तो नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो जो नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, नगर परिषद होती है, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। और सरकार को यह भी अधिकार होता है कि वह किसी नगर पालिका को अवधि से पहले, उसके समय अवधि पूरी होने से पहले भी भंग कर सकती है। ठीक है, अब अगर उसको भंग कर दिया जाता है तो इसके लिए एक शर्त होती है, उसके लिए विशेष प्रावधान होता है या बाध्यता होती है कि 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराना आवश्यक होता है। प्रथम 1 वर्ष और अंतिम 6 माह में इसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि जब किसी भी नगर पालिका का चुनाव हुआ है और उसका कार्यकाल शुरू होता है तो कार्यकाल शुरू होने का जो पहला वर्ष है उसके अंदर उसे भंग नहीं किया जाएगा, और फिर उसके बाद में जब लास्ट में जैसे 4 साल हो गए हैं और 4 साल होने के बाद फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है, और अगर 6 महीने से कम समय बचा है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका को भंग नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे इसके पदाधिकारी, तो जो नगर पालिका होती है इसमें पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसमें
नगर पालिका के पदाधिकारी, तो इसमें इसका एक अध्यक्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका का अध्यक्ष चुनाव के नियमों के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा यह अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है। इस अध्यक्ष को सलाह देने के लिए एक उपाध्यक्ष होता है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है, और इसका चुनाव पार्षदों में से ही किया जाता है। आ रहा समझ में? जो पार्षद होते हैं ये पार्षद अपने में से ही किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं और यह उपाध्यक्ष अध्यक्ष की सहायता करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। इसको हम रिकॉल सिस्टम कहते हैं। आ रहा समझ में? तो रिकॉल सिस्टम मतलब वापस बुलाने का अधिकार। इसके अतिरिक्त नगर पालिका में एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, और जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है तो यह कौन होता है? तो यह राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है समितियाँ। ठीक है, तो समितियाँ, प्रत्येक समिति को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है। तो जितनी भी समितियाँ होती है तो हर समिति को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है फ्रेंड, और सभी समितियाँ बोर्ड अथवा काउंसिल के नियंत्रण में और उसके निर्देशानुसार अपना कार्य करती है। बोर्ड या काउंसिल को पूरा अधिकार होता है कि ये समिति के निर्णयों में परिवर्तन कर सके या संशोधन कर सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें नगर पालिका के कार्य। अब जो नगर पालिका होती है तो यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्य करती है। पहला कार्य होता है अनिवार्य कार्य, दूसरा होता है ऐच्छिक कार्य। ठीक है फ्रेंड, तो जो अपने नगर निगम के अनिवार्य कार्य होते हैं वह भी इसमें आ जाते हैं। ऐच्छिक कार्य जो नगर निगम के होते हैं तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए इसके अलग अलग अनिवार्य कार्य या ऐच्छिक कार्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके बाद फिर इसके आय के साधन क्या होते हैं, आय कैसे प्राप्त होती है नगर पालिका को? तो नगर पालिकाओं को आय के मुख्य साधनों में नगर का कर, गृह जल कर, इसके बाद फिर नगर पालिका के उद्योगों तथा संपत्ति से आय, राज्य से प्राप्त अनुदान तथा अंशदान आदि से नगर पालिकाओं को आय प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है नगर परिषद। ठीक है, और जो नगर परिषद होती है तो नगर परिषद किस प्रकार के क्षेत्रों में स्थापित की जाती है? तो ये नगर परिषद उन क्षेत्रों में स्थापित की जाती है या उन संक्रमणशील क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जाती है जो गांव से नगर में परिवर्तित हो रहे हैं। तो जो गांव नगर से या फिर जो गांव नगर में परिवर्तित हो रहे हैं, नगर में तब्दील हो रहे हैं, ऐसे नगरों में एक नगर परिषद की स्थापना की जाती है। या ऐसे गांव जो नगर में तब्दील हो रहे हैं, ऐसे गांव में या ऐसे नगरों में एक नगर परिषद की स्थापना की जाती है। और कितनी जनसंख्या पर नगर परिषद की स्थापना की जाएगी? तो इसमें आबादी 20,000 होती है। तो जिस नगर की आबादी 20,000 होगी वहाँ पर एक नगर परिषद की स्थापना की जाती है। इसमें वार्ड संख्या कितनी होगी, अर्थात पार्षदों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें पार्षदों की संख्या 15 से लेकर 40 तक होती है। इसके बाद में जो नगर पंचायत या नगर परिषद तथा उसके पार्षद होते हैं, ठीक है, तो इसके पार्षदों का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो जो नगर परिषद होती है इसी को नगर पंचायत भी कह दिया जाता है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। तो जो नगर पंचायत होती है, नगर परिषद होती है, तो इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। और इसके जो पार्षद होते हैं, इन पार्षदों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर जो नगर परिषद होती है तो नगर परिषद में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो राज्य सेवा का सदस्य होता है। यह भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह नगर परिषद भी आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नगर पालिका पूछा जा सकता है, नगर निगम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।